अर्थ पर अपने चारों तरफ जीवन को देखिए, फिर आसमान को देखिए, स्टार्स और प्लैनेट्स, जानवरों और पेड़ पौधों को देखिए। हमें जो भी दिखता है वो एक ही चीज का बना हुआ है। तो ये चीज, ये एटम्स हमें बनाने के लिए आपस में किस तरह मिले, और क्या हम अकेले हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं? हम यूनिवर्स में जहां भी देखते हैं, हर चीज को वही एक जैसे रूल्स फॉलो करते हुए देखते हैं। यूनिवर्स कुछ मुट्ठी भर बुनियादी चीजों से बना हुआ है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन वगैरह, और यही सब केमिकल्स अलग प्रोपोर्शन में बाकी सब चीजों को बनाते हैं। वही केमिकल्स जो गैलेक्सीज और स्टार्स को बनाते हैं, अर्थ पर कुछ अजीब और अमेजिंग करते हैं। और शायद ऐसा सिर्फ यही करते हैं, वो जीवित चीजें बन जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और सोच पाते हैं। हम यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो सोच समझ सकता है। मेरे हिसाब से ये एक बायोलॉजिकल मिरेकल है। आप आसमान में देखते हैं और आपको पता होता है कि आपका उससे कुछ रिश्ता है। ये अजीब सा लगता है। तो अर्थ पर जीवन की कहानी शुरू कब हुई? असल में अर्थ के जन्म से भी बहुत पहले। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स हाइड्रोजन गैस के एक बड़े बादल से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर गैस के बादल के कुछ हिस्से कोलैप्स होकर स्टार्स बन गए, और सिर्फ स्टार्स ही हाइड्रोजन को उन ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बदल सकते हैं जो आगे चल के प्लैनेट्स और इंसान बने। मुझे नहीं लगता है कि जीवन की शुरुआत सिर्फ हाइड्रोजन से हो सकती है। जीवन को शुरू करने के लिए कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी चाहिए होते हैं। जीवन की शुरुआत असल में पहले स्टार्स की शुरुआत थी, बिग बैंग से लगभग 50 करोड़ साल बाद। शुरू के इन स्टार्स के कोर्स की गहराइयों में हीट और प्रेशर हाइड्रोजन एटम्स को आपस में इतनी जोर से दबाते हैं कि वो फ्यूज होकर हीलियम एटम्स बन जाते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। समय के साथ हीलियम एटम्स भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उनसे भी भारी एटम्स बनाते हैं। फिर अगले कुछ करोड़ सालों में एंशिएंट स्टार्स वो सारे एलिमेंट्स बनाते हैं जिनसे आज हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। इनमें वो एटम्स भी शामिल है जिनसे हमारा शरीर बना है, पर इसके लिए इन स्टार्स को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सारी एनर्जी खत्म होने पर एंशिएंट स्टार्स कोलैप्स होकर सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो गए और उनकी केमिकल्स से भरपूर स्टार डस्ट पूरे स्पेस में बिखर गई। आपके खून में जो आयरन है, आपके दांतों और हड्डियों में जो कैल्शियम है, मैं आपको बताऊं, वो सब सुपरनोवा एक्सप्लोजन में पैदा हुए थे। करोड़ों साल पहले कुछ स्टार्स फटे थे और उन्होंने अपने आसपास की स्पेस को इन चीजों से भर दिया था। हम सिर्फ एक नहीं बल्कि कई स्टेलर एक्सप्लोजन्स का नतीजा हैं, और हो सकता है मेरे लेफ्ट हैंड के एटम्स और राइट हैंड के एटम्स अलग अलग स्टार्स से आए हों। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयन, वो सब कुछ सिर्फ स्टार्स में क्रिएट हुआ था, और उनका अर्थ पर पहुंचने का सिर्फ एक तरीका था कि वो स्टार्स फटे और उनका बिखरा हुआ मटेरियल बाद में आकर हमारे सोलर सिस्टम में मिल गया। स्पेस में बिखरे हुए ये कॉम्प्लेक्स एटम्स अब गैस के उन बादलों में समा रहे हैं जो नए स्टार्स की नर्सरीज हैं। और 460 करोड़ साल पहले एक खास बादल अपनी ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगा और जगमगा उठा हमारा सन। ज्यादातर एंशिएंट स्टार डस्ट को सन अपने अंदर खींच लेता है और वो फिर कभी नहीं दिखती हैं। बची हुई स्टार डस्ट आपस में मिलकर कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स और आखिर में जीवन को जन्म देती है। सच कहूँ तो मैं खुद को एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रॉक मानती हूँ। मैं उन चीजों से बनी हूँ जैसे आयरन और कॉपर और मैंगनीज। जब आप एक पहाड़ के पास बैठते हैं तो जो आपके पास रॉक होता है वो भी आपका कजन होता है। एंशिएंट सुपरनोवाज की बदौलत
अर्थ उन सब एटम्स के साथ बना जो रॉक और लाइफ को क्रिएट करने के लिए जरूरी थे। पर हम में और ग्रेनाइट के एक टुकड़े में आखिर क्या फर्क है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 चीजों का होना जरूरी होता है। आप में कुछ मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन का कोई सिस्टम होना चाहिए जो लाइफ को पावर देता हो। आपके पास किसी तरह का बैग या सैक होना चाहिए जो आपको और आपके इंटरनल सिस्टम्स को बाहर के एनवायरनमेंट से दूर रखता हो। और तीसरा, आपके अंदर किसी तरह का ब्लूप्रिंट होना चाहिए जो आपकी पहचान हो। 3 चीजें, एक पावर सोर्स, एक प्रोटेक्टिव सैक और प्रोटेक्टिव पावर सोर्सेस बनाने के प्लान्स। वो प्लान है डीएनए। वो एक लंबा मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोटाइड्स कहे जाने वाले छोटे यूनिट से बनता है। डीएनए के पास निर्देश होते हैं कि अमीनो एसिड्स कहे जाने वाले छोटे मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके सेल का प्रोटीन इंजन कैसे बनाना है। डीएनए सेल को लिपिड्स बनाना भी सिखाता है, जो वो फैटी मॉलिक्यूल होता है जो उसे बाहरी चीजों से बचाने वाला एक सैक बनाता है। और बस आपके सामने होता है लाइफ का सबसे बेसिक फॉर्म, एक सेल। के पीछे जो केमिस्ट्री है वो असल में बहुत ही सिंपल है। वो 20 अमीनो एसिड्स डीएनए और आरएनए बनाने के लिए कुछ न्यूक्लियोटाइड बेसिस और कुछ लिपिड्स होते हैं, और बस यूं समझिए कि वो एक लेगो किट है। तो सभी जीवित चीजों के लिए ये सिंपल किट आई कहां से? 1950s में केमिस्ट स्टैनली मिलर ने ये जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अर्थ के शुरू के एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट करने के लिए कुछ फ्लास्क में वाटर पेपर और वोल्केनिक गैसेस भर दी, और फिर उन्होंने उस मिक्सचर में से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क भेजा कड़कती बिजली को सिमुलेट करने के लिए। उसके बाद वो मिक्सचर एक बदबूदार घोल में बदल गया जिसमें लाइफ के 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ अमीनो एसिड्स बने, कुछ वैसे ही अमीनो एसिड जैसे लाइफ में प्रोड्यूस होते हैं। मिलर के एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि इस तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल सिर्फ बायोलॉजी में बनाया जा सकता है और इसलिए इसे ऑर्गेनिक कहा जाता था। मिलर ने दिखाया कि कुछ बायोलॉजिकल नहीं है, ये बहुत सी अलग अलग जगहों पर हो सकता है। क्योंकि अमीनो एसिड्स को बनाना बहुत आसान था, इसलिए साइंटिस्ट सोचने लगे कि ऐसे ही मॉलिक्यूल उस गैस क्लाउड में तो नहीं बने थे जिससे सन बना, अर्थ के जन्म से भी बहुत पहले। अगर ये थ्योरी सही थी तो एस्ट्रॉइड्स में प्लैनेट के बनने के समय की बची हुई चीजों में ये एंशिएंट मॉलिक्यूल्स आज भी होने चाहिए। इस सवाल का जवाब 1960s में मिला, जब अर्थ से भी पुराना एक स्पेस रॉक ऑस्ट्रेलिया के मर्चिंसन में गिरा। जब आप इस मेटेओराइट को उठाते हो तो उसमें से ऑर्गेनिक वोलेटाइल केमिकल की बदबू आती है, और जब आप एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर क्या है तो हमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमें वो फैटी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो इन एनवेलप्स को, इन मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं जो हमारी सेल्स के इर्द गिर्द होती हैं। और कमाल की बात यह है कि हमें डीएनए के बेसिस मिलते हैं। और वो सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम ही नहीं है जिसे लाइफ के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने आते हैं। सन 2003 में एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने टेलीस्कोप्स अर्थ से लाखों लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टेलर नर्सरीज की तरफ घुमाए। वहां पर हाइड्रोजन गैस के विशाल ऑर्गन बादलों में उन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का लाइट सिग्नेचर मिला, जिसमें एक वैसा अमीनो एसिड शामिल था जो अर्थ पर पाया जाता है। हम बहुत समय से ये बातें कर रहे थे कि लाइफ कितनी यूनिक है, कितनी रेयर है। असल में लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ज्यादा कॉमन है। हमें अमीनो एसिड्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्टार्स के बीच फ्लोट करते हुए मिल जाते हैं। वो इलाके जहाँ स्टार्स और प्लैनेट बन रहे हैं वहाँ ये सारी चीजें मौजूद हैं। इंटरस्टेलर डस्ट क्लाउड्स और मर्चिसन मीटेरॉइड से साबित हो गया कि एक लिविंग सेल के कंपोनेंट पार्ट्स हर जगह हैं। वो उस मिक्स में थे जब अर्थ बना।
शुरू के अर्थ के एटमॉस्फेयर ने और बनाए और क्रस्ट के ठंडे होने के बाद ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स लाखों सालों तक बरसते रहे। शुरू का अर्थ लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक से भरा हुआ है, पर शायद इनको साथ में लाने के लिए एक चमत्कार चाहिए था। लेकिन क्या सच में? लगभग 400 करोड़ साल पहले यंग अर्थ पर जमीन और समंदर बने। नया बना मून आज के मुकाबले ज्यादा बड़ा दिखता था और उसके कारण उठी ऊंची टाइड्स कई किलोमीटर दूर तक जाती थी। वोल्केनोज पहले से तप रहे एटमॉस्फेयर में गर्म दम घोटने वाली फ्यूम्स छोड़ रहे थे और उस धुंध के ऊपर से आसमान से एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स का गिरना जारी था। उस वक्त एटमॉस्फेयर में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी क्योंकि अर्थ के बनने के बाद रेडियो एक्टिव हीटिंग जारी थी। अर्थ के बनने के बाद टकराव से पैदा हुई गर्मी का बढ़ना जारी था और उस वक्त का अर्थ आज के अर्थ से पूरी तरह से अलग दिखता था। और फिर भी वहाँ लाइफ शुरू हुई। अगर हमें अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन्स को ढूंढना है तो हमें उन कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा। हमारे यंग प्लैनेट की सतह पर लाइफ कैसे शुरू हुई होगी, ये समझने के लिए आज साइंटिस्ट अर्थ के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। शुरू के अर्थ पर इस तरह की जमीन नहीं होती होगी जैसे कि हम आज देखते हैं, बल्कि उस वक्त वोल्केनिक आइलैंड्स के ग्रुप हुआ करते होंगे। इस तरह की बड़ी टाइट जमीन पर कई किलोमीटर अंदर आती थी और फिर पीछे हटती थी और उनकी वजह से कुछ इस तरह का लैंडस्केप बन जाता था। ये जो गर्म भाप वाले पानी के रॉक पूल्स हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि लाइफ की शुरुआत इन गर्म रॉक पूल्स में हो सकती थी। हर बार जब टाइड पीछे हटती थी तो पीछे छूटा पानी इवेपोरेट होता था। उससे पूल्स के अंदर लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती थी, जिससे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मजबूर होकर इंटरैक्ट करने लगे। आइसलैंड की इस जियोथर्मल साइट पर एक वैसी ही प्रोसेस मिनरल्स को कॉन्सेंट्रेट करके एक गाढ़ा सफेद पेस्ट बना रही है। शुरू के अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन्स के लिए एक बहुत ही जरूरी केमिकल जो इन वोल्केनिक रॉक पूल्स में कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा वो है लिपिड मॉलिक्यूल, फैटी मॉलिक्यूल। और इन्होंने बहुत ही चालाकी भरी चाल चली। वो नेचुरली अपने आप असेंबल हो गए, यानी आपस में मिल गए। शुरू के अर्थ पर इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स आजाद होकर तैर सकते थे, पर रॉक पूल्स में फंसने के बाद ये फैटी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बबल्स बन गए। और ये लाइफ के ओरिजिन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्थ पर मौजूद सभी सेल्स के बाहरी मेम्ब्रेन बनाते हैं। और आपको अपनी बात और अच्छे से समझाने के लिए मैं ये फिशिंग फ्लोट्स यूज कर रहा हूँ। इन फिशिंग फ्लोट्स को एक एंड को पानी से नफरत है और दूसरे को पानी से प्यार, बिल्कुल लिपिड मॉलिक्यूल की तरह। अब देखते हैं क्या होता है। तो चाहे किसी भी तरीके से अंदर जाए, ये अपने आप को नेचुरली अरेंज कर लेते हैं। इनका एक एंड बाहर रहता है और एक एंड पानी के अंदर रहता है। और देखिए ये किस तरह से इकट्ठा हो गए। फैटी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ ऐसे खिंचे जैसे पानी की सतह पर तेल की बूंदें होती हैं। एक पतली मेम्ब्रेन बन गई और जहां भी ये पानी जमीन से टकराया, उसने वोल्केनिक रॉक्स के अंदर ऑयली बबल्स का एक कोट चढ़ा दिया। इस रॉक का टेक्सचर बहुत ही स्पंजी है, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स रॉक्स के अंदर इकट्ठे होते रहे, वहां पर उनके फिल्म्स और उनके बबल्स बनते रहे और इस तरह बन गया एक प्रोटोसेल। अब प्रोटोसेल के पास उसका फैटी सैक है, तो दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स को रॉक पूल के इवेपोरेट होने पर उसके अंदर जाना पड़ा होगा। शायद इन सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ जुड़ने से ही प्रोटीन्स और डीएनए बने होंगे। हो सकता है चीजों को कंसंट्रेट करने के लिए वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा हो। आपके पास पानी था, पर क्योंकि पानी कम था, चीजों के पास रहने की उम्मीद ज्यादा थी, इसलिए मॉलिक्यूल्स को आपस में इंटरैक्ट करना पड़ा। रॉक पूल्स हमें दिखाते हैं
कि सेल्स की ऑर्गेनिक मशीनरी के लिए असेंबल होना कितना आसान होता है, पर लाइफ के ओरिजिन के हिसाब से अर्थ के सरफेस में एक बहुत बड़ी कमी है। शुरू के अर्थ पर सन से निकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने बहुत हमले किए और उस वक्त वो आज की रेडिएशन से 1000 गुना स्ट्रॉन्ग थी। और ये रेडिएशन उस किसी भी डीएनए को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकती थी जो शैलो रॉक पूल्स में बन रहा था। ऐसा लगा कि लाइफ को यूवी रेडिएशन के असर से दूर छाया में पनपना होगा, पर शुरू की लाइफ को अभी भी शुरू होने के लिए किसी तरह की स्टेबल एनर्जी सप्लाई की जरूरत है, और अगर वो सनलाइट नहीं है तो फिर और क्या है। लाइफ के लिए बेसिक यूनिट सेल है, और ये समझने के लिए कि ये कैसे काम करता है, आप उसे एक इंडस्ट्रियल सिटी मान सकते हैं। सेल के अंदर के छोटे स्ट्रक्चर फैक्ट्रीज की तरह काम करते हैं। वो रॉ मटेरियल को लेते हैं और उन्हें और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल देते हैं, जैसे कि वो हार्डवेयर जिससे वो नए सेल्स बनते हैं। और बिल्कुल एक शहर की तरह सेल्स को अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चलाए रखने के लिए पावर भी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ की ओरिजिन का सीक्रेट इस बात में छुपा है कि लाइफ एनर्जी को किस तरह बनाती है और इस्तेमाल करती है। आखिर में बात एनर्जी पर आती है। एनर्जी ही उस कॉम्प्लेक्सिटी और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को चलाती है। हम उसे ह्यूमन हिस्ट्री में देखते हैं। उसने डेवलपमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी को लाइफ की स्टोरी में मिला दिया। आज सेल्स के अंदर अपनी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल पावर स्टेशंस बने हैं। ये स्ट्रक्चर्स केमिकल एनर्जी को सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर ले जाने में मदद करते हैं, और ये केमिकल फ्लो ही आखिरकार सेल को पावर देता है। पर सबसे पहले सेल के पास ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं रहा होगा जिससे वो अपना केमिकल फ्लो जनरेट कर सके, और सन से आ रही एनर्जी को झेलना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ की शुरुआत एक छायादार जगह पर हुई होगी जिसमें से केमिकल एनर्जी पहले ही निकल रही होगी। नाइनटीन 1970s में साइंटिस्ट पैसिफिक ओशियन के नीचे मौजूद एक लंबे वोल्केनिक क्रैक को स्टडी करने के लिए एक खतरनाक सबमरीन मिशन पर निकले। वो हैरान रह गए जब उन्हें वहां लंबे चिमनी जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे। उसमें से गर्म वोल्केनिक वाटर निकल रहा था, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो स्ट्रक्चर्स लाइफ से ढके हुए थे। हम लोग हैरान रह गए जब हमने पहली बार उन इकोसिस्टम्स को देखा। उन ब्लैक स्मोकर्स के इर्द गिर्द लाइफ थी, बहुत ही हलचल थी। समुद्र के पानी में कई किलोमीटर नीचे, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच सकती है। इन वेंट्स की खोज से पहले किसी को पता नहीं था कि लाइफ लाइट के बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है, पर ये क्रिएचर्स उस केमिकल एनर्जी पर जिंदा थे जो उन्हें सीधी समुद्र तल से मिल रही थी। फिर साइंटिस्ट सोचने लगे कि कहीं लाइफ की शुरुआत इसी केमिकल एनर्जी से तो नहीं हुई होगी, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये जो वेंट्स हमें मिले थे वो इतने गर्म थे कि उनमें जीवन की शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। फिर सन 2000 में मिड अटलांटिक रिज से लगभग 14.5 किलोमीटर वेस्ट में काम कर रहे साइंटिस्ट को नए और काफी ठंडे वेंट्स मिले। उन्होंने उनकी यूनिक केमिस्ट्री को देखते हुए उन्हें एल्कलाइन वेंट्स नाम दिया। इन एल्कलाइन वेंट्स में हमने देखा कि वहां पर गर्म पानी था, मिनरल से भरा हुआ पानी जो सी वेंट से निकल रहा था और फिर आसपास के ठंडे सी वाटर के साथ मिक्स हो रहा था। इस वजह से कुछ सॉलिड्स डिपॉजिट हो रहे थे और ऊपर की तरफ जाते हुए बड़े चिमनीज जैसे स्ट्रक्चर बन रहे थे। इन टावर्स के अंदर का टेम्परेचर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स में असेंबल होने के लिए परफेक्ट था।
पर क्या इन अनोखे स्ट्रक्चर्स में एनर्जी का वो फ्लो था जो सिंपल केमिस्ट्री को बायोलॉजी में बदलने के लिए जरूरी होता है? लॉरी बाज उस नासा टीम का हिस्सा है जो एल्कलाइन वेंट्स बनाती है। अब हम लैब में टेस्ट करना शुरू कर रहे हैं कि शुरू के अर्थ पे उन वेंट्स पे क्या हुआ होगा। इसमें हमें उन कंडीशंस का ध्यान रखना होता है जो शुरू के एटमॉस्फेयर में, शुरू के ओशंस में थी। उस वक्त किस तरह का ओशन क्रस्ट था और किस तरह के रिएक्शंस हो रहे थे। लॉरी शुरू के अर्थ के ओशन की एक नकल में एल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट करना शुरू करती है। ये जो ओशन यहाँ है इसमें घुला हुआ आयन है जैसा कि शुरू के अर्थ के ओशन में था। और फिर ये चिमनी जो आप देख रहे हैं ये प्रेसिपिटेटर है जो तब बनता है जब इस तरह के दो कॉन्ट्रास्टिंग सोल्यूशन होते हैं। फ्लास्क के अंदर एक नाजुक केमिस्ट्री बन जाती है और क्योंकि ये स्ट्रक्चर एल्कलाइन है ये अपने आसपास के एसिडिक वाटर के साथ रिएक्ट करता है जिससे चिमनी की वॉल्स में केमिकल एनर्जी भर जाती है और ये केमिकल फ्लो लगभग वैसा है जैसा लिविंग सेल्स आज जनरेट करते हैं। पर सिर्फ एनर्जी और टेम्परेचर ही वो फीचर्स नहीं है जो ये एल्कलाइन वेंट्स लिविंग सेल्स के साथ शेयर करते हैं। इन एल्कलाइन वेंट्स की अजीब बात यह है कि इसमें जो पॉकेट्स और पोर्स हैं और जिस तरह के चैनल्स और टनल्स हैं जो हमें इन स्ट्रक्चर्स में, इन चिमनीज में नीचे से ऊपर तक दिखती हैं, उनका साइज लगभग सेल जितना है। शुरू के अर्थ पर ये छोटे पैकेट्स एक गर्म और सेफ जगह रही होंगी जहां पर लाइफ के 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को साथ आने का मौका मिला होगा। हो सकता है फिर चिमनी वॉल्स से अंदर आ रही केमिकल एनर्जी से इन प्रोटोसेल्स के अंदर छोटे मेटाबॉलिक इंजन्स जब स्टार्ट हुए हो सकता है करोड़ों सालों बाद प्रोटोसेल्स ने अपने लिए एनर्जी बनाने का कोई तरीका डेवलप कर लिया हो और फिर वो आजाद हो गए हों। हिस्ट्री में पहली बार केमिस्ट्री लाइफ बन गई। एल्कलाइन वेंट्स लाइफ के ओरिजिन के लिए एक लीडिंग थ्योरी है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि इन सिंपल सेल्स को किसी दूसरी लाइफ फॉर्म का मुकाबला करना पड़ा हो, एक और ज्यादा एडवांस सेल जो किसी दूसरे प्लेनेट से पूरी तरह से तैयार होकर अर्थ पर आया हो? क्या ये मुमकिन है हमारे पूर्वज एलियंस थे? ये क्रस्ट के ठंडे होने के 50 करोड़ साल बाद वाला अर्थ है। मौसम गर्म और नम है और वो एस्ट्रॉइड जिन्होंने लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स डिलीवर किए थे वो गुजरे जमाने की बात हो चुके हैं। हो सकता है समुद्र के नीचे कुछ सिंपल लाइफ ने पनपना शुरू कर दिया हो, पर हो सकता है ये वो लाइफ ना हो जिससे हम बने हैं, क्योंकि अब अर्थ पर दूसरी बार एस्ट्रॉइड्स का हमला होने वाला है। और पैनस्पर्मिया कही जाने वाली एक थ्योरी के मुताबिक इनमें से कुछ स्पेस रॉक्स में एलियन लाइफ भरी हुई है। तो पैनस्पर्मिया का आइडिया ये है पहले लाइफ की शुरुआत किसी दूसरी प्लैनेटरी बॉडी या दूसरे एनवायरनमेंट में हुई और वो अर्थ पर गिरते हुए मलबे के साथ पहुंची। हमें नहीं पता है, पर मेरे हिसाब से हमें पैनस्पर्मिया में कही एक बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत से सबूत उस तरफ इशारा करते हैं। पैनस्पर्मिया की बात 410 करोड़ साल पहले कॉस्मिक पिनबॉल के एक गेम के साथ शुरू होती है। सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट्स अभी तक अपने स्टेबल ऑर्बिट में सेटल नहीं हुए हैं और अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स की बौछार हो रही है। इसको लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। हम बहुत आराम से सन के चक्कर लगा रहे हैं और ये आउटर प्लैनेट्स हम पर बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स फेंक रहे हैं और वो अर्थ पर गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। अर्थ पर जायंट एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स गिर रहे थे, यहाँ तक कि इस टकराव से पैदा हुई गर्मी से कभी-कभी ओशंस भी उबलने लगते थे। अगर शुरू के ओशंस में कुछ नाजुक ऑर्गेनिज्म पैदा हुए भी थे तो हो सकता है कि इस लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट ने उन्हें खत्म कर दिया हो, पर अर्थ अकेला नहीं था जिस पर वो हमले हो रहे थे।
एस्ट्रॉयड मार्स से भी टकराए और तब वो बिल्कुल अलग प्लैनेट हुआ करता था। मार्स अर्थ से छोटा है, वो ज्यादा जल्दी ठंडा हो गया। उस पर अर्थ से पहले घना एटमॉस्फेयर और पानी से भरे ओशंस हो सकते थे। हो सकता है एवोल्यूशन में पहले से आगे होने की वजह से मार्स में उस स्टेज पर बैक्टीरियल लाइफ शुरू हो चुकी हो और उसके सरफेस पर रॉक्स की गहराइयों में पनप रही हो। हमने देखा है कि अर्थ पर लाइफ क्रिप्टो एंडोलिथिक है, यानी वो लाइफ फॉर्म्स रॉक्स में छिप गए और वो रेडिएशन और मुश्किल एनवायरनमेंट को झेल लिया, सतही चट्टानों के अंदर छिपकर और पनप कर। शुरू के मार्स के साथ हुई एक जबरदस्त टक्कर के बाद स्पेस में बैक्टीरिया से भरे रॉक्स उछले और बिखरे होंगे। ये प्री पैकेज्ड ऑर्गेनिज्म थे, उड़ने के लिए तैयार थे। आप सोच सकते हैं उनमें से कुछ रॉक में फंसे होंगे, उन प्लैनेट से उछलकर हजारों साल स्पेस में सफर करके दूसरी दुनिया पर लैंड हुए, खुले और फिर भी रिप्रोड्यूस करने और बढ़ने लायक रहे। तो क्या लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के आखिर में अर्थ पर जीवन के बीज एक मार्शियन रॉक ने डाले थे? ऐसा हो सकता है, पर मार्स बग्स ने स्पेस के लंबे सफर को किस तरह से सरवाइव किया होगा? नासा इंजीनियर मुजेगी कूपर अच्छी तरह जानती है कि बैक्टीरिया कितने शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनका काम उनको मारना है ताकि अर्थ से कोई भी सुपर बैक्टीरिया दूसरे प्लैनेट्स पर जा रहे स्पेस मिशंस को कंटेमिनेट ना कर पाए। अगर हम एक रोवर भेजते हैं और वो बैक्टीरिया से ढका है, तो वो उस एनवायरनमेंट पे जाकर फैल सकते हैं। तो एक तरह से हम बग इंस्पेक्टर हैं। हम अपने पास आए हार्डवेयर के हर पीस को स्टेराइल कर देते हैं। इतनी कड़ी निगरानी किस लिए? इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया स्पेस में सरवाइव कर सकता है। अर्थ पर कुछ बैक्टीरिया है, जब उन्हें एनवायरनमेंट में दिक्कत महसूस होती है तो वो एक चीज बना लेते हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स एक सीड की तरह होते हैं। इनके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। बाहर डिफेंस की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो वो अपने आप को इस छोटी स्पेसशिप में सील कर देते हैं और इस वजह से स्पेस में सरवाइव कर पाते हैं। आप एक स्पोर को लेकर उसे स्पेस में रखकर वापस ला सकते हैं और वो फिर भी ठीक रहेगा। स्पोर्स की वजह से ही बैक्टीरिया बहुत लंबे समय के लिए डोमेंट स्टेट में जिंदा रह सकता है। अर्थ पर एक स्पोर का रिकॉर्ड है जो डायनासोर्स के जमाने से पहले बना था और उसे हाल ही में 25 करोड़ साल बाद नींद से जगाया गया। हमें पता था कि स्पोर्स करोड़ों सालों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एक स्पोर को सच में रिवाइव होते हुए देख पाना बहुत ही कमाल की बात है। पेंस्पर्मिया के रास्ते में आखिरी रुकावट है अर्थ से टक्कर के वक्त पैदा हुए आग और गर्मी। ये देखने के लिए कि मार्शियन बैक्टीरिया सरवाइव कर पाता है या नहीं, प्लैनेटरी साइंटिस्ट हाई स्पीड गन्स के साथ बेहद जोरदार टक्करों को सिमुलेट करते हैं। प्रोजेक्टाइल का हर हिस्सा डिस्ट्रॉय नहीं होता है, हर हिस्से पर शॉक का असर नहीं होता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त हमें अक्सर इम्पैक्ट चैम्बर्स में प्रोजेक्टाइल के कुछ बचे हुए टुकड़े मिल जाते हैं। अगर उस रॉक के उस हिस्से में बैक्टीरिया है तो वो प्लैनेट से टकराने के बाद सरवाइव कर सकते हैं। साइंस बताती है कि पेंस्पर्मिया मुमकिन है, पर उससे जीवन के शुरू होने की गुत्थी सुलझती नहीं है। पेंस्पर्मिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बस प्रॉब्लम को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर रख देता है। हमें ये नहीं पता कि लाइफ अर्थ पर कैसे शुरू हुई थी। अब अगर मान ले कि वो मार्स पर शुरू हुई थी, तो भी हमें ये नहीं पता कि वो कैसे शुरू हुई थी। तो सवाल अब भी वही का वही है कि लाइफ कैसे शुरू हुई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि पेंस्पर्मिया पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सवाल का सही जवाब नहीं है, पर फिर भी वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस हिसाब से आज अर्थ पर जो कुछ भी है उसके पीछे 2 प्लैनेट्स का हाथ है। एक ने उनको शुरू किया और दूसरे ने उसको आगे बढ़ाया। तो हमारे पूर्वज स्पेस से आए थे या फिर वो अर्थ पर ओशियंस में से निकले थे? हमें बस इतना मालूम है कि उनके सफर की अगली स्टेज खतरों से भरी होगी, क्योंकि जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहले उन्हें गुमनामी का सामना करना होगा।
हमारे प्लैनेट पर लाइफ की बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, सिंपल लाइफ और कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट लाइफ है, जैसे हम। पर फिर भी अर्थ पर रहने वाली हर जीवित चीज का फैमिली ट्री उस एक छोटे से सेल तक जाकर खत्म होता है, जो करोड़ों सालों पहले हुआ करता था। अर्थ पर मौजूद सारी लाइफ एक दूसरे से रिलेटेड है। हम अपना 50% डीएनए बनाना के साथ शेयर करते हैं। मतलब हमें लगता है कि हम बहुत अलग हैं, पर जब आप उसके कोर को देखते हैं तो उसका डीएनए लगभग हमारे जैसा है। डीएनए लाइफ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उस प्रोग्राम को स्टोर करता है जो सेल्स को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना, एनर्जी जनरेट करना और आखिर में खुद की आइडेंटिकल कॉपी बनाना सिखाता है। जब हम लाइफ को देखते हैं तो इस पर फोकस करते हैं कि वो किस चीज की बनी है और वो इम्पोर्टेंट है। वो अमीनो एसिड्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह से बनी है। पर लाइफ में और सिंपल केमिस्ट्री में सबसे बड़ा फर्क जो है वो है इंफॉर्मेशन कंटेंट का। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहूँ तो वो हार्डवेयर नहीं है जो हैरान करने वाला है, बल्कि वो सॉफ्टवेयर है। डीएनए की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है उसके बदलने की क्षमता। पिछले करोड़ों सालों में डीएनए के स्ट्रक्चर्स में हुई छोटी गलतियों की वजह से लाइफ में वो डाइवर्सिटी पैदा हुई जिसे हम आज देखते हैं। ये म्यूटेशंस तब हो सकती है जब डीएनए डैमेज हो जाता है। आमतौर पर गायब हुए हिस्से में उसकी परफेक्ट कॉपी लगाई जाती है, पर कभी कभी उसकी जगह न्यूक्लियोटाइड्स का अलग सेट लग जाता है। कई बार कुछ मिसमैचेस हो जाते हैं और ये म्यूटेशंस, इनसे कभी कभी नुकसान होता है, पर कभी कभी ये अच्छी रहती है। कभी कभी किसी एक बदलाव की वजह से आपका डाइजेशन तेज हो सकता है आपकी आईसाइट थोड़ी बेटर हो जाए, आप थोड़े बेटर शिकारी बन जाए, हो सकता है आपकी हाइट बढ़ जाए और आप घास के ऊपर से देख सकें। उन चेंजेस से फायदा होता है और वो रैंडम होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, पर होते जरूर हैं, और उसी वजह से आज हम वैसे हैं जैसे कि हम हैं। उन सब म्यूटेशंस में जिनसे इंसान बना, सबसे इम्पोर्टेंट वही है जो सबसे पहले हुई थी। सिंपल सिंगल सेल्ड लाइफ से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर लाइफ में जाना। एक बात बिल्कुल पक्की है, मल्टी सेल्युलरिटी के बिना इंटेलिजेंस पॉसिबल नहीं। आपके पास एक काफी बड़ा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए ताकि उसके कुछ सेल्स उसका एक फ्रैक्शन कुछ खास कर सके, सिर्फ आपके ब्रेन पर फोकस कर सके। सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ में बदलने का सिलसिला लगभग 240 करोड़ साल पहले शुरू हुआ, पर इस जबरदस्त चेंज को शुरू करने वाला ट्रिगर क्या था? साइंटिस्ट इसके लिए एक सिंगल गेम चेंजिंग म्यूटेशन को जिम्मेदार मानते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो हुआ वो एक गलती थी। एक म्यूटेशन की वजह से एक सुपर पावर सामने आई। इस सुपर पावर को डेवलप करने वाला पहला बग था सायानोबैक्टीरिया। वो हरा हो गया और अब सनलाइट इस्तेमाल करके अपने लिए खाना तैयार करने लगा। अब पहली बार लाइफ के पास अपना इंटरनल एनर्जी सोर्स था। आप जहाँ भी थे, जब तक आपके पास सनलाइट थी, आपके पास खाना था। तो अब आप अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर आजाद होकर अर्थ के एनवायरनमेंट में कहीं भी जा सकते थे। साइनोबैक्टीरिया पनप रहा है, पर फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, एक गैस जो लगभग सभी जीवों के लिए बहुत जहरीली है, जो सब कुछ बर्बाद कर सकती है। उस समय एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। ऐसा पहली बार हुआ था, और जैसे जैसे ये चीज इवॉल्व होकर बढ़ती रही, वो एटमॉस्फेयर में और भी ज्यादा जहर घोलती रही। ऑक्सीजन ने अर्थ पर मौजूद ज्यादातर लाइफ को खत्म कर दिया, पर जो क्रिएचर्स बच गए उन्होंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना सीख लिया और उनके एवोल्यूशन की स्पीड बढ़ गई। ऑक्सीजन इतनी खतरनाक है क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है। इससे ये बहुत अच्छा फ्यूल बन जाती है। तो लाइफ की वो छोटी सी परसेंटेज जो जहरीली गैस ऑक्सीजन से मरी नहीं थी, उनकी स्पीड बढ़ गई। अब उनके पास ज्यादा अच्छा फ्यूल था।
और ज्यादा एनर्जी का मतलब होता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी, और इसका मतलब ये था कि ये जीव ज्यादा जल्दी इवॉल्व हो सकते थे। ऑक्सीजन का सहारा मिलने से कुछ सिंगल सेल्स ने कुछ ऐसा किया जो अब तक नहीं किया था, एक टीम बनाना। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत चालाक थे, इसलिए क्लस्टर्स में जुड़ गए क्योंकि उससे उन्हें सुरक्षा मिलती थी और वो एक कम्युनिटी की तरह काम कर पा रहे थे। इन कम्युनिटीज में मौजूद अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करने लगे और आखिर में कम्युनिटीज ने एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स की तरह काम करना शुरू कर दिया। अब सामने आने वाली है अगली सुपर पावर, मल्टी सेल्यूलर लाइफ। पर दुनिया में दूसरी बार प्रलय आने वाली है। बैकग्राउंड में साइनोबैक्टीरिया की आबादी अब भी बढ़ रही है। जैसे जैसे वो और बढ़े और उन्होंने और ऑक्सीजन छोड़ी, उससे पूरे प्लेनेट की केमिस्ट्री बदल गई। हवा में ऑक्सीजन भरने के बाद वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करने लगी, जिससे मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस हट गई। इस वजह से अर्थ का मौसम बहुत तेजी से ठंडा हो गया। उस ऑक्सीजन से पूरे प्लेनेट पर अचानक ही बहुत ठंड हो गई। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। उस समय के अर्थ को हम स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। अर्थ पर लाइफ के आने के बाद मौसम की वजह से इतनी ज्यादा तबाही पहली बार हुई थी। स्नो अर्थ का दौर 20 करोड़ साल तक चला। आखिर में वोल्केनोज ने इतनी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर दी कि उनसे मौसम फिर से ठीक हो गया। जो ऑर्गेनिजम्स बच गए उनके सामने एक गर्म ऑक्सीजन से भरी दुनिया थी जो परफेक्ट थी मल्टी सेलुलर लाइफ के लिए। मल्टी सेल्युलैरिटी बढ़ गई और वही ऑक्सीजन के बढ़ने का दौर भी था। अगले 50 करोड़ सालों में ऑक्सीजन लेवल्स लगातार बढ़ते रहे और लाइफ उनके दम पर और बड़ी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। वो ज्यादातर बड़े एनिमल ग्रुप्स जो आज दिखते हैं इवॉल्व हुए। फिश रेप्टाइल्स में बदल गई, रेप्टाइल्स छोटे मैमल्स और फिर प्राइमेट्स में बदल गए। आखिरकार सिर्फ 2 लाख साल पहले अर्थ पर पहले इंसानों ने कदम रखा। हम इसलिए हैं क्योंकि एंशिएंट लाइफ ने ऑक्सीजन बनाना सीख लिया था। तो यूनिवर्स में और किसी जगह पर एडवांस्ड इंटेलिजेंट लाइफ में ऑक्सीजन का क्या मतलब है? इस बात की कितनी संभावना है कि दूसरे स्टार्स के इर्द गिर्द के प्लैनेट पर भी एडवांस्ड एवोल्यूशन के लिए जरूरी ऑक्सीजन है? हम ये जानने के कगार पर हैं। साइंटिस्ट इस सवाल के जवाब के बहुत करीब पहुंच चुके हैं कि अर्थ पर लाइफ शुरू कैसे हुई। अगर हम एवोल्यूशन में लैंडमार्क्स की बात करें तो वो ज्यादा नहीं है। मैं तो कहूंगा सिर्फ 3 है। लाइफ का ओरिजिन, ऑक्सीजन से जुड़ी कॉम्प्लेक्स लाइफ का उभरना और इंटेलिजेंस का सामने आना। बस इतना ही। मेरे लिए अर्थ पर लाइफ की कहानी बस इतनी सी है। वो शुरू हुई, वो कॉम्प्लेक्स हुई और वो स्मार्ट हुई। और अब हम जानना चाहते हैं कि क्या एवोल्यूशन की ये प्रोसेस और कहीं भी हुई होगी? पिछले कुछ दशकों से मुझे पूरा यकीन हो चला है कि लाइफ यूनिवर्स में हर जगह है, पर इंटेलिजेंट लाइफ है ये ज्यादा मुश्किल सवाल है। इस बात का जवाब देने का एक तरीका ये है कि हम उन की फैक्टर्स को देखें जिनसे हमारा एवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया और देखें कि वो और कहीं पर हैं। बहुत दूर के डस्ट क्लाउड से आ रही लाइट को स्टडी करने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ये जान चुके हैं कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरे यूनिवर्स में आम हैं और वो आसपास के स्टार्स के इर्द गिर्द 1000 से भी ज्यादा पोटेंशियल प्लैनेटरी होम्स का पता लगा चुके हैं। तो मतलब सिंपल लाइफ के होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, पर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर लाइफ के लिए आपको कुछ और चाहिए। ऑक्सीजन से भरा एटमॉस्फेयर। क्या इन दुनियाओं में ऑक्सीजन है? मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, और अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ हुआ तो वो कमाल हो जाएगा। वो सच में यूनिवर्स में लाइफ को समझने के रास्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा। नासा आसपास के स्टार्स के इर्द गिर्द के प्लैनेट्स को ढूंढने और उन्हें ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में स्कैन करने के लिए टेलीस्कोप्स की नई जनरेशन डेवलप कर रहा है।
पर हाल ही में पास के एक प्लैनेट से एक हैरान कर देने वाले रिजल्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन से भरी दुनिया उससे कहीं ज्यादा कॉमन है जितना हम सोचा करते थे। शायद ये जगह ठीक रहेगी। नीना लेंजा मार्स क्यूरियोसिटी रोवर पे नासा के साथ काम करती हैं। इनकी दिलचस्पी एक मिस्टीरियस ब्लैक ग्लेज में है जो शायद मार्स और अर्थ दोनों पर मौजूद है। हाँ, ये बढ़िया है, थैंक यू। तो ये जो हम देख रहे हैं इसे रॉक वार्निश कहते हैं और ये रॉक के सरफेस पर एक कोटिंग है जो मैंगनीज ऑक्साइड में बहुत रिच है। सभी लिविंग सेल्स मैंगनीज यूज करते हैं और ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर ये डार्क डिपॉजिट्स तब बने थे जब ये मेटल मर चुके बैक्टीरिया में से निकलकर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुए। नीना मार्स पर इस तरह के दिखने वाले धब्बों की केमिस्ट्री को समझना चाहती थी, तो 2014 में इन्होंने मार्स क्यूरियोसिटी रोवर से अपने किम कैम लेजर से डार्क रॉक्स के एक सेट को जैप करने की रिक्वेस्ट की। इस सरप्राइज रिजल्ट से पता चला कि शायद एक ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में मार्शियन रॉक्स के अंदर लाइफ रही होगी। और अगर मार्स पर मैंगनीज जियोलॉजी की वजह से भी था, तो भी डार्क स्टेन्स के रॉक्स पर फिक्स होने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का होना जरूरी रहा होगा। तो मार्स पर इस तरह की कोटिंग का मिलना या सिर्फ एक लेयर का होना जिसका कॉम्पोजिशन ऐसा हो, उससे ये पॉसिबिलिटी पैदा होती है कि मार्शियन एटमॉस्फेयर में पास में कभी ऑक्सीजन थी। मार्स ने अपने एटमॉस्फेयर को करोड़ों साल पहले खो दिया था, पर यह संभावना कि उस पर कभी ऑक्सीजन थी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर एक ही सोलर सिस्टम के 2 प्लैनेट्स के पास लाइफ के लिए जरूरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे और कॉम्प्लेक्स लाइफ को डेवलप करने के लिए ऑक्सीजन थी, तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। जब हम लाइफ की कहानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की शुरुआत हाइड्रोजन के साथ हुई थी और अंत इंटेलिजेंस से ह्यूमन बीइंग के साथ हुआ है। ये कमाल की कहानी है, पर क्या हम उस बुक के अकेले चैप्टर हैं? ये है असली सवाल। क्या किसी दूर की गैलेक्सी में कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है? मुझे नहीं पता, पर जवाब ना हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। हम एटम्स की वो कलेक्शन है जो समझते हैं कि हम एटम्स की एक कलेक्शन है। ये कमाल है। ये वो यूनिवर्स है जो जानता है कि वो यूनिवर्स है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली मेरे रेफ्रिजरेटर में एक बहुत अच्छी शैंपेन ठंडी हो रही है। मुझे लगता है हमें मेरे जीते जी दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ होने का सबूत मिल जाएगा। मैं जश्न मनाने के लिए तैयार हूँ।